ठीक है, सरकार कह रही है हम रोजगार नहीं दे पाए, नहीं ये कह रहे हैं जी रोजगार बहुत है, लोगों में काबिलियत नहीं है। सरकार कह रही है कि भाई बेरोजगारी इंडेक्स अब सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं जी नहीं। मतलब सरकार की माने या उनके भक्तों की। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल। जब मोदी जी की औकात और कैपेसिटी नहीं है 2 करोड़ रोजगार देने की, तो कहा क्यों? पहली बात। दूसरी बात, कह दिया तो माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे कि नहीं दे सकता? ठीक, फिर अगर 2 करोड़ नहीं दे सकते तुम यार 20 लाख ही दे दो, 2 लाख ही दे दो ना, मगर करो तो सही। या खाली हवाबाजी, मतलब खुद भी फेंक रहे थे मोदी जी, अब जनता को भी फेंकना सिखा दिया। मतलब यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी जनता, फेंकम फाक मचाएंगे। भाई तुम चीख लोगे, तुम्हारी चीखने से बात थोड़ी ठीक हो जाएगी यार, ठीक है भाई, फट तुम्हारी रही है, ठीक है, हमारी नहीं फट रही। सुनो, हजरत इश्क नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, मोदी की भक्ति के नशे में है, इनको कोई होश नहीं। और सुनो, ये कह रहे मोदी जी से कि मैं तेरी मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा, एक पल को होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। क्या लगता है 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मोदी मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं? मोदी मैजिक क्या होता है पहले बताओ? मोदी कौन है? अलादीन के चिराग से निकला, तुमने घिसा रगड़ा, क्या किया है? मतलब मैजिक यार, अब देश में मैजिक चलेगा? देश लोकतंत्र से चलता है। बोलो डेमोक्रेसी चलेगी कि नहीं चलेगी? डेमोक्रेटिक राष्ट्र होगा नहीं होगा? चुने जाएंगे नहीं चुने जाएंगे? वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? समझ में आता है यार। भाजपा वाले कह तो रहे हैं मोदी के गारंटी है, मोदी मैजिक है देश में। हाँ बिल्कुल, मोदी मैजिक है भ्रष्टाचार में, ठीक है, मोदी मैजिक है घोटालों में, मोदी मैजिक है देश में करप्शन को बढ़ावा देने में, मोदी मैजिक है देश में कम्युनलवाद बढ़ाने में, ठीक है, धर्म सापेक्षता बढ़ाने में, बहुसंख्यकवाद बढ़ाने में, हिंदू मुस्लिम कराने में, दंगे कराने में, लोगों के मन में जहर भरने में, लोगों को मानसिक रूप से अपाहिज बनाने में, इन सब चीज़ों में मोदी मैजिक दबा कर चल रहा है, ठीक है, और किसी चीज़ में नहीं चल रहा। जब तक कम्युनलवाद रहेगा, ठीक, मोदी मैजिक रहेगा। और प्रॉब्लम देखो, ऐसे लोग हैं मोदी मैजिक के शिकार, ठीक, ये उस सरकार से तो सवाल पूछ रहे हैं जो आज से 10 साल पहले चली गई, लेकिन जो 10 साल से चल रहे हैं, जो 10 साल से सरकार चल रही है, उससे सवाल नहीं पूछ सकते। इसे कहते हैं सामूहिक रूप से गूंगे, सामूहिक रूप से अपाहिज लोग। मतलब 70 साल पहले जिसकी सरकार थी, 10 साल पहले जो सरकार चली गई, जो सत्ता में नहीं है, वो बंदा ना प्रधानमंत्री है, ना उसकी कोई सत्ता है, ना उसका कोई लेना देना अभी की गवर्नमेंट से, लेकिन उससे सवाल पूछने को तैयार हैं। लेकिन 10 साल से जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, 10 साल से जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे नहीं पूछ सकते। 140 करोड़ लोगों में 2 नाम गिनाए हैं, अरे 2 नहीं तुम 100 भी गिना दोगे। 140 करोड़ लोगों में जो रेलवे की वैकेंसी निकली, जो सैनिक की वैकेंसी निकली 2019 की, जो नियुक्ति पत्र दे दिएगा उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, एग्ज़ाम हो गए कईयों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, दिल्ली जंतर मंतर पे हज़ारों जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं धरना दे रहे हैं, वो पागल हैं, उनमें योग्यता नहीं थी, ठीक, अग्निवीर जैसी योजना निकाल के पुरानी भर्तियों को रोका गया, रेलवे का प्राइवेटेशन कर दिया गया, ग्रुप डी ग्रुप सी में, ठीक, सुनो 50,000 वैकेंसियाँ निकलती हैं और 50-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, वह 50 लाख के लोगों में योग्यता ही नहीं है। सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही है, देश का हर एक युवा टैलेंटेड है, ठीक है, कि योग्यता की कोई कमी नहीं है इस देश में। मतलब अनपढ़ व्यक्ति देश चला सकता है, ठीक है, मगर नौकरी कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें योग्यता चाहिए, और उसमें भी तुम जब योग्यता है उसके बाद सवाल उठा रहे हो तुम। मतलब फार्मेसी कितनी होती है इन्हें पता है, ठीक है, एक साल में कितने फार्मेसी के फॉर्म भरे जाते हैं, कितने बच्चे फार्मेसी करते हैं, क्या सभी लोग मेडिकल खोल पाते हैं, या सभी लोग फार्मा कंपनी में ज्वाइनिंग कर पाते हैं? कितने लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतनी ज्वाइनिंग हो जाती है, जितनी पुलिस की भर्तियां निकलती हैं उससे 3 गुना 4 गुना 10 गुना फॉर्म भरे जा रहे हैं, उतनी ज्वाइनिंग हो जा रही है। अरे भैया, प्रतिभा की कमी नहीं है देश के अंदर, सरकारों की नीयतियों की कमी है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये बताया ना कि गवर्नमेंट ने कितनी सरकारी जॉबें निकाली, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, फिर ये कहेंगे सर गवर्नमेंट ने ये कब का, रोजगार पकौड़ा भी तो रोजगार है। अरे तुम सरकार में आओगे, सुनो, ये कहेंगे तुम सरकार में आओगे तो अबे तुमसे सरकारी नौकरी मांगेंगे ना, तुम सरकार के नाते अगर कोई डिसीजन लोगे, सरकार के नाते वादा करोगे तो तुमसे सरकारी नौकरी ही चाहिए। 2 करोड़ सरकारी नौकरी मांगी है 140 करोड़ के देश में, 140 करोड़ के देश में 2 करोड़ मांगी भी नहीं है, मोदी जी ने घोषणा करी है। कितना परसेंट होता है भैया देश का, ठीक है, 1%, 2%, 1% लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है, और मोदी जी से वो भी नहीं भरी जा रही है, तो सवाल नहीं उठाएंगे। तुम करो प्रतिभा की कमी है, बट चलो तुम्हें दिखाता हूँ कितने बीएड वाले बैठे हुए हैं, ठीक है, भर्ती नहीं आई है, कितने डीएसएसबी के फॉर्म भरे जाते हैं, भर्ती नहीं आई है, कितने सीटेड वाले बैठे हैं, चलो जंतर मंतर चल के देखो कितने टीचर बैठे हैं, कितने सैनिक वाले वो भर्ती बैठे हैं, नियुक्ति पत्र लिए बैठे हैं, भाई साहब भर्ती नहीं हुई। तुम बताओगे यार भर्ती, गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है, मतलब चुनाव ऐसे होने लगे कि चुनाव की तारीखों के ऐलान हो, चुनाव हो, वोटिंग हो, और एंड मोमेंट पे क्या हो जाए जी, चुनाव रद्द किए जाते हैं, जो वोटिंग होंगे सब विफल की जाती है। क्या लगेगा नेताओं को? बुरा लगेगा ना। ऐसा इस देश के युवा के साथ हुआ है, भर्ती हुई, एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, उसके बाद क्वालिफाई किया, ठीक है, नियुक्ति पत्र मिल गए, भर्ती नहीं हुई आगे।
तो भैया रोजगार एक विषय है, इसको हवा मत बनाओ, ठीक है। सरकार के पक्ष के चक्कर में उन लोगों के साथ जाति ना करो, उन लोगों के सवाल को दबाओ मत। रोजगार एक विषय है और सरकार को देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। आप बोलेंगे, आप बोलें। हाँ, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, रेलवे को मोदी जी ने बेच दिया है। आप हमें ये समझाइए किस रूप से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, पहले ये जानते नहीं इस चीज़ को। रेलवे का कौन कौन सा सेक्टर बिका है इन्हें पता नहीं है, पहली चीज़। और इन्होंने जॉब की बात की, आपको बना बनाया खाना मिलेगा तभी खाइएगा, खेती नहीं कीजिएगा, मिलेगा तभी दाल चावल सब्जी खाइएगा। इनको क्या है कि इनको बना बनाया चाहिए, सरकारी इनको नौकरी चाहिए, सरकारी पैसा चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप किसी के ऊपर क्यों डिपेंड होइएगा, सेल्फ डिपेंड होइए, क्रिएट कीजिए अवसर को, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिए। आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसका हक हम मार के खा लें, उसका हक हम मार के खा लें, उसका हक हम मार के खा लें। अपॉर्चुनिटी कैसे करें क्रिएट? हक हम मार के खा लें। अरे भाई उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। अगर वो पढ़ेगा, बताइए, नहीं रुक जाइए, रैपिडो का आविष्कार कैसे हुआ, ओयो आविष्कार कैसे हुआ, किसी ने किया ना जी। आज अगर टेम्पू चलाने वाला इंसान अगर टेक्निकली वो एक्टिव होता, वो कांग्रेस के समय में उसको स्किल मिला होता, तो एंड्रॉयड ऐप पे वो अपना ऐप बनाता, वो रैपिडो बना देता, हमारे ऐसे लोग उसमें काम करते। यानी कहना चाहते देश के सारे लोग इंजीनियर बन जाते। भाई स्किल जब बनेगा तो ये हम लोग अमेरिका के लोगों को रोजगार देंगे, अमेरिका के लोग हमारे ऊपर डिपेंड होंगे, हमारी इकोनॉमी उनसे नहीं चलेगी, हमसे खुद से चलेगी। हम खुद इतने मजबूत होंगे कि चाइना के लोग हमारे यहाँ काम करने आएंगे, हम उनके मेड इन चाइना क्यों। कैसे होगी इकोनॉमी? हम बता रहे हैं स्किल डेवलपमेंट से होगा, जिसपे सबसे ज़्यादा मोदी जी इस पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। क्या क्या किया मोदी जी? हाँ, मोदी जी का काम है कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी स्टार्टिंग एज में हैं, उनको स्किल टेक्निकली उनको लर्निंग दी जाए, ताकि जो उनका ब्रेन पावर है, ब्रेन इंप्रूवमेंट। जैसे भैया हम कंप्यूटर की नॉलेज हमें कब हुई, जब 12th में गए। बोली नहीं, इन्होंने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन की बात की, आपने एक बार भी नहीं टोका। देश का पहला ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी जो आता है और परीक्षा पे चर्चा करता है। कौन हुआ जी? जवाहरलाल नेहरू को बोल दिया कि चाचा है, चाचा है, चाचा क्या किए हैं, गुल खिलाए नहीं जानते हैं। अरे जाके असम आ देखो, असम में कल का मोदी जी ने कहा है कि 10 मेडिकल थे 20 बना दिया, 10 थे 20 बना दिया। अरे मेडिकल सुविधाएं बढ़ेंगी, डॉक्टर का सीट बढ़ेगा, तो हमारे बच्चे एमबीबीएस बनेंगे ना। अरे कितनी जाती है फीस एमबीबीएस की? गवर्नमेंट एग्जाम निकालो तो फिर क्यों चलेगा फीस में? अब गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के चल जाओ, गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के चले जाओ, बन जाओ डॉक्टर, बन जाओ डॉक्टर, बन जाओ डॉक्टर। गवर्नमेंट सीटें कितनी है? कितनी सीट है गवर्नमेंट? कितनी सीट है गवर्नमेंट? कितनी सीट है गवर्नमेंट? अब सीट पे आ गए आपने। नहीं ये फंस गए, ये फंसे हैं। इन्होंने कहा कि सरकारी एग्जाम का वैकेंसी नहीं आ रहा है। अब हम कहते हैं आपके अंदर योग्यता है तो आप एग्जाम निकाल के डॉक्टर बनिए, एग्जाम निकाल के डॉक्टर बनिए। जो आप नहीं, ये मेडिकल की सीटें तो बता दे, फिर यूक्रेन जाने वाले बच्चे बेवकूफ़ हैं, रशिया जाने वाले बच्चे बेवकूफ़ हैं। अरे देश में कॉलेज ही कितने हैं मेडिकल के, ठीक है। और उसके बाद ये बताओ गवर्नमेंट सीटें प्राइवेट में कितने होगा, गवर्नमेंट में सीटें कितनी होती है सस्ती माना, लेकिन गवर्नमेंट में मेडिकल की सीटें हैं कितनी? चंद हजार, ठीक। और बच्चा कितना है? लाखों में। ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, गवर्नमेंट की सुविधा है। और तुम भाई लाखों बच्चों को 1000 मेडिकल कॉलेज मैनेज कर लेंगे। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? 70 साल में क्या किया? कितने सीट है एमबीबीएस के? कितने सीट है? रुक जाओ, 6 साल हुआ, मोदी का 8 साल हुआ, 9 साल हुआ, सीट बढ़ा दो, सीट बढ़ा दो। कैसे बढ़ जाएगा? कैसे बढ़ जाएगा? अरे 70 साल दे के देखो ना। चलिए 70 साल दे कर देखिए बीजेपी को। सुनो, डॉक्टर होंगे, हर घर से बच्चे डॉक्टर होंगे। 70 साल दे के देखो, हर घर से बच्चे डॉक्टर होंगे। भाई डॉक्टर होना हो, मूर्ख जरूर हो रहे हैं, ठीक है। हर घर में मूर्ख जरूर बना दिए मोदी जी ने। अब ये 70 साल दिए, ठीक है। पहली बात तो 70 साल से लगातार कोई भी बंदा नहीं, पहली बात, ठीक है। प्रधानमंत्री बदलते रहे, ठीक। अब दूसरी बात सुनो, ये कह रहे हैं कि भाई देश का डेवलपमेंट मोदी जी को 70, भाई 10 साल पहले जो सरकार चली गई, आज का युवा उससे तो सवाल पूछना चाहता है, लेकिन 10 साल से जिसकी सरकार चल रही है उससे सवाल नहीं पूछना चाहता। आज का मीडिया 10 साल पहले जिसकी सरकार चली गई, अरे बहुत भ्रष्ट थी कांग्रेस, बर्बाद थी कांग्रेस, कांग्रेस ने लूट लिया देश को, बहुत खराब पार्टी थी, नहीं जिताया हमने 10 साल से। 10 साल से जिस जनता ने जिसको वोट दिया उससे सवाल नहीं बनता कि देश में 150 लाख करोड़ का कर्जा कैसे कर दिया मोदी जी ने अकेले 10 सालों में, ठीक है। भैया डॉलर के मुकाबले रुपया कैसे पिछड़ गया, देश की इकोनॉमी 102
102वें नंबर से 170वीं इकोनॉमी कैसे हो गई, ठीक है। मीडिया फ्रीडम में देश कहाँ चला गया। अब ये कह रहे हैं हर घर से डॉक्टर निकलेगा। भैया एजुकेशन में ही लगा लो, क्या ग्रोथ बढ़ी है एजुकेशन की या घटी है बता दो। 10 साल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, 10वीं क्लास पूरे करने वाले बच्चों की संख्या बता दो। परसेंटेज में पहले 63% था 2014 से पहले, आज के डेट में तुम्हारा 48% रह गया है, ठीक है। अब ये कह रहे थे एजुकेशन की बात, मोदी सरकार की एजुकेशन नीति जानते हो, 16 साल से नीचे उम्र का बच्चा, 16 साल से नीचे वाले बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे, ये मोदी जी ने एजुकेशन पॉलिसी दी है। उसके अलावा ठीक है, ये 10वीं क्लास के बच्चों को, 9th 10th के बच्चों को एक स्पेशल सिलेबस ऐड किया जा रहा है जिसमें बच्चों को डेटिंग सिखाई जाएगी, ठीक है, लाइन मारना सिखाया जाएगा, इन शॉर्ट अगर लोकल भाषा में कहा जाए तो ये पॉलिसी आने वाली है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़ पर है ये, ठीक है, आज तक के चैनल पे देख सकते हो, शुभांकर मिश्रा नाम के पत्रकार हैं, उनने भी इसका विश्लेषण दिया है, ठीक है। ऐसा सिलेबस मोदी सरकार ऐड करना चाह रही है। उसके बाद कह रहे हैं डॉक्टर निकलेगा हर घर से। प्लीज शांति। मीडिया की फ्रीडम की बात हुई, भैया ने किया। मैं कहता हूँ 2014 याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी का नाम अनाउंसमेंट करता है राजनाथ सिंह, और यही मीडिया वाले होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं ये न्यूज़ नहीं चलाऊंगा। क्यों? वो गोदी मीडिया थे, कांग्रेस के गोदी में बैठे थे, मोदी के नाम लेने में डर रहे थे। आज सब मोदी मोदी कर रहे हैं तो तकलीफ हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा एजुकेशन पॉलिसी। आपका बच्चा ट्यूशन क्यों पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा ट्यूशन? ये आकाश वाले 1.5 लाख रुपए फीस लेते थे, क्यों पढ़ेगा ट्यूशन भाई? इसको अरे रुको भैया, 16 साल से बच्चे का उधर से ही कम नीचे जो होते हैं ना, 16 साल के नीचे, वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। हम जैसे नहीं, हम जैसे लोग न्यूज में बैठते हैं। अब बता रहे हैं, आपने कहा 16 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं ना, उनके ट्यूशन नहीं चलेंगे, क्योंकि ट्यूशन के नाम पे बच्चों से, गार्जियनों से ज़्यादा उगाई होते थे, और वैसे चीज़ को ये प्रमोट करते हैं क्योंकि ये कांग्रेसी हैं, ठीक है। अब सुनो, अब इन्होंने कहा कि बच्चों को लाइन मारने की टेक्निक सिखाई जा रही है। आप जाके देख लो, फ्रांस में, यूएसए में, चाइना में बच्चों को स्टार्टिंग से कोडिंग की पढ़ाई होती है। कोडिंग की, फ्रांस के बच्चे कोडिंग सीखते हैं कब से? जब 5 क्लास से होते हैं। और यहाँ हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसको इन्होंने क्या बनाया? लड़की मारने का तरीका। अरे भैया सुनो, आज तक वाले का विश्लेषण है, आज तक डेटिंग नहीं, कोडिंग नहीं, डेटिंग। अरे हम डेटिंग नहीं, हम कोडिंग की बात कर रहे हैं। इन्होंने डेटिंग की बात की, क्योंकि इनकी मानसिकता डेटिंग तक है, हमारी मानसिकता कोडिंग तक है। हम वहाँ तक सोचते हैं और ये यहाँ तक सोचते हैं। जवाब ले ले भैया, देखो किसकी मानसिकता कहाँ तक है वो तो हमें पता है। सरकार पॉलिसी बना रही है और सरकार को ये झूठा बना रहा है। मतलब सरकार कह रही है हम ये लॉन्च कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जी मोदी जी ये लॉन्च नहीं कर रहे, ठीक है। सरकार कह रही है हम रोजगार नहीं दे पाए, नहीं, ये कह रहे हैं जी रोजगार बहुत है, लोगों में काबिलियत नहीं है। सरकार कह रही है कि भाई बेरोजगारी इंडेक्स अब सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं जी नहीं। मतलब सरकार की माने या उनके भक्तों की क्लियर नहीं है, ठीक है। मतलब खुद गवर्नमेंट कह रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि हम नहीं कर पाए, लेकिन ये कह रहे हैं हाँ जी कर पाए, ठीक है। लोगों में काबिलियत नहीं है। भाई पॉलिसी लाई है तुमने तो लाई है। अब 16 साल से नीचे के बच्चे के लिए भाई जो एजुकेशन बंद करी है उसके लिए लाखों की उगाही नहीं बताया। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, ये बताया गया। इनको पता नहीं है, ठीक है। अब सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं 16 साल से नीचे के बच्चों में बढ़ते हैं या उससे ऊपर में बढ़ते हैं। डॉक्टर इंजीनियरिंग के लिए 10वीं के बाद से साइट्स का सिलेक्शन होता है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स चुनेगा बच्चा 11वीं में या 10वीं से पहले। 10वीं करने की पहली उम्र 15 साल है, 15 साल के बाद 11th में जाता है। तो भैया कोचिंग तो उससे पहले बच्चा, और जो 10वीं से नीचे की कोचिंग पढ़ाने वाले लोग हैं वो आकाश वाले नहीं हैं, वो फिजिक्स वाले लोग नहीं हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले लोग नहीं हैं, वो घरेलू लोग हैं, ठीक है, जिनको जब रोजगार नहीं मिलता छोटे मोटी टीचिंग करके अपना घर पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। छोटे मोटे कोचिंग सेंटर वाले लोग हैं जो 100 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये इतनी फीस चार्ज करते हैं। उन लोगों के पेट पे लात मारने का काम मोदी सरकार ने किया है। अरे तुम बेसिक्स वाला पे कहते हैं डायरेक्ट कार्रवाई करो, ठीक है, कि तुम भैया कॉर्पोरेट नहीं बना सकते एजुकेशन को। तुम इतनी ये नियम बनाते कि तुम लाखों में फीस चार्ज नहीं कर सकते, तुम करोड़ों में फीस चार्ज नहीं कर सकते, तुम इसकी फीस इतनी नहीं ले सकते। नीट की तैयारी करोगे तो मिनिमम फीस भाई मैक्सिमम फीस 10,000 से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। ये पॉलिसी लाते गवर्नमेंट, समझ में आता वेलफेयर है। तुम क्या पॉलिसी ला रहे हो? गरीब तबके पे लात मार रहे हो, ठीक है भैया। लोगों को घुमाते, मतलब सरकार समझा नहीं पा रही लेकिन भक्त अच्छे से समझा पा रहे हैं। गजब है भैया, ठीक है। मतलब कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी घुमा फिरा के बोल दो, सरकार कुछ भी कहे हम अपने हिसाब से पेश कर देंगे। भैया डेटिंग, ठीक है, डेटिंग लाइन मारना, भाई गवर्नमेंट ने लाई है ऐसी पॉलिसी। गवर्नमेंट कोडिंग की पॉलिसी लाती है, हम समर्थन करते। गवर्नमेंट कंप्यूटर एजुकेशन मस्ट कर देती, हम समर्थन करते। गवर्नमेंट नई नई स्किल एजुकेशन कर देती। भाई गवर्नमेंट कर क्या रही है? इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना कर रही है। गवर्नमेंट कर क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को PMKY कर रही है। प्रधानमंत्री, भाई नाम बदलने से डेवलपमेंट थोड़ी होता। पॉलिसी तो पिछली सरकारों की है, चलो अच्छा है तुम काम कर रहे हो, मगर करो तो सही, या खाली हवाबाजी। मतलब खुद भी फेंक रहे थे मोदी जी, अब जनता को भी फेंकना सिखा दिया। मतलब यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी जनता, फेंकम फाक मचाएंगे भाई। इन्होंने सुसाइडल केस पे बात की,
हाँ। चलो सब कोई मोबाइल निकालो, अभी अभी का भी निकालो, खोलो राजस्थान कोटा। कोटा में एक सप्ताह के अंदर 14 साल की उम्र के बच्चे ने सुसाइड किया। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? घर पे पढ़ाने वाला। इन्होंने कहा सुसाइड का केस बढ़ रहा है। ये आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक सरकार को गलत बताने के लिए। आप समझिए बात को। हाँ, सोसाइटल केस बड़े गवर्नमेंट ने कहा है ये। तो यही बात मैं समझा रहा हूँ, यही बात मैं समझा रहा हूँ। 16 साल से नीचे वाले दिखाओ, डेथ दिखाओ, बच्चे का- स्टूडेंट जो सुसाइड करते हैं। पेपर लाइए, पेपर लाइए, पेपर लाइए। अभी जो राजस्थान में लड़का मरा 14 साल का है, 14 साल का है। अरे भैया 14 साल का है, 14 आगे परसेंटेज पे, आगे परसेंटेज, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ऐसा तो देश भर में डेथ होती है, 10 साल का बच्चा भी मरता है, 8 साल का भी मरता है। अरे एजुकेशन पॉलिसी के तहत बताओ ना, जिस पे बात हो रही है। आगे आगे करने तो थोड़ी कुछ हो जाएगा। तुम चीख लोगे, तुम्हारी चीखने से बात थोड़ी ठीक हो जाएगी यार। ठीक है भाई, फट तुम्हारी रही है, ठीक है, हमारी नहीं फट रही। सुनो भैया, ये कह रहे हैं सोसाइडल पे बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर बात गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है तो एक केसेस 2 केसेस देख के तो नहीं बना रही। ठीक, अगर बात एजुकेशन बंद करने की है तो भाई परसेंटेज पे ही बात होगी ना, कि 16 से कम उम्र वाले ज्यादा सुसाइड करते हैं या 16 से ज्यादा वाले सुसाइड करते हैं। कोचिंग 16 से कम वाले की बंद करोगे, 16 से ज्यादा वाले की बंद करोगे। अगर इस पे बात हो रही है, अगर एजुकेशन पे बात हो रही है तो एजुकेशन पे जिस तथ्य पे बात हो रही है उसी तथ्य पे करो। हम जब बात रख रहे थे, हमने अपनी बात रखते समय ही कहा सुसाइडल केस। भाई 16 साल से नीचे के बच्चे मर रहे हैं। जानते हैं क्यों नहीं मर रहे हैं, क्यों सुसाइड हो रहे हैं? उनके ऊपर एक दिमाग के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, बनो डॉक्टर। और वो बच्चे मर रहे हैं। और इनके हिसाब से क्या है, वो परसेंटेज है। एक व्यक्ति का मौत कम नहीं है। आप कहते हैं परसेंटेज की बात मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, सुनिए ठीक है, अब महंगाई है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, दिखा। बीजेपी राज्य में नहीं है। भक्तों के लिए महंगा है नहीं भाई। भक्त कौन से हो गए? मैं देशभक्त हूँ। बताओ मेरे अंदर कहाँ लिखा हुआ मोदी भक्त, कहाँ लिखा हुआ भाजपा भक्त? चलिए अब जवाब सुन ले। जगह पे खड़ा हूँ, उस जगह की सच्चाई बता रहा हूँ। 10 साल पहले ये मिट्टी था। आप जहाँ खड़े हो ना, ये नेशनल हेरिटेज की जगह है। वो है सामने, ये सुनो, नहीं है। अरे आप शांत रहो। हाँ। सुनो पहले, हाँ। बनारस गए नहीं गए, अयोध्या गए नहीं गए, नहीं न गए, नहीं जाओगे, तकलीफ होगा, तकलीफ होगा, क्योंकि वहाँ विकास हुआ है। और वो विकास आपको नहीं दिख रहा है। जवाब सुन लेते, जवाब सुन लो। ये वो लोग हैं जो बनारस जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, लेकिन अपनी कॉलोनी में नहीं घूमते। अपनी कॉलोनी की सड़कें नहीं बनी हुई, कोई दिक्कत नहीं, नाली नहीं बनी हुई, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें हाईवे तो दिखता है, हाईवे से लगी हुई कॉलोनी नहीं दिखती। अरे क्यों बनारस अयोध्या जा रहा है? आज नोएडा, आ गाजियाबाद दिखाऊं मैं डेवलपमेंट क्या होता है। गली गली बिखरी पड़ी है। अभी बारिश हुई है, एक बरसात काफी है यूपी का विकास दिखाने के लिए। एक बरसात किसी भी कॉलोनी की गली में घूम लेना, तुम्हें इतने तक गारा ना मिले। अभी दिखा, अभी सैटेलाइट की सुविधा, अभी जूम करके देख लो भाई। किसी नोएडा में तो ठीक है, गाजियाबाद आ जाओ। नहीं, मैं बताता हूँ, बिल्कुल गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा आ जाओ। गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा। ये गड्ढा वेस्ट बंगाल में नहीं निकालेंगे। ये कभी गड्ढा वेस्ट बंगाल में नहीं खोदेंगे। अरे सुनिए, ये कभी बेंगलोर में जाके गड्ढा नहीं खोदेंगे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है। और जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ रोड में गड्ढे नहीं है, और जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ गड्ढे हैं। ये इनके अनुसार है। बगल में लगता है गाजियाबाद में, ज्यादा दूर थोड़ी है। लोनी देख लो, ठीक है। तमिलनाडु की बात करो, तमिलनाडु। अरे भैया क्यों गाजियाबाद की बात करो? जहाँ रहेगा होती वहाँ पे सड़कें नहीं होती, वहाँ सड़कें नहीं होती, नहीं है गाजियाबाद में सड़क नहीं होती, बंगाल में नहीं होती। गाजियाबाद का लोनी रोड पिछले 1 महीने से लोनी रोड चैलेंज चल रहा है, ठीक है, कि ये सड़क बनवा दो, सड़क बनवा दो, सड़क बनवा दो। ना वहाँ का विधायक सुन रहा, ना बीके सिंह सुन रहा, ना देश का सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सुन रहा। और पिछले 10 सालों से लोनी रोड नहीं बना हुआ, ठीक है। और छोड़ो, लोनी रोड वो रोड है जो दिल्ली सहारनपुर मेन हाईवे वाला रोड है, दिल्ली से जाता है, और दिल्ली 0 किलोमीटर है वहाँ से। आप ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं ना, हाँ, सहारनपुर हाईवे की बात क्यों नहीं की आपने? आप बंगाल की बात क्यों नहीं की? आप तमिलनाडु की बात क्यों नहीं की? आपने बेंगलोर की बात क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। वहाँ पे रोड में गड्ढे नजर नहीं आएंगे। वहाँ पे दिन प्रतिदिन हो रहे बलात्कार नजर नहीं आएंगे। वहाँ अपहरण, दूर डकैती नहीं नजर आएंगे। वहाँ बेरोजगारी नजर नहीं आएगा। नजर क्या कहाँ आएगा? जहाँ मोदी की सरकार होगी, जहाँ मोदी की सरकार होगी। आप अकेले सिर्फ उन राज्यों की बात करते हैं जहाँ मोदी की सरकार है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार। वहाँ रोड में गड्ढे नहीं होता है क्या भैया? भैया वहाँ पीसीसी होती है क्या? पूरी कांग्रेस में पूरे पीसीसी होती है क्या? पूरी नाली गली सब हो गए, नाली गली सब हो गए। अरे नाली क्यों
भैया क्यों गाजियाबाद की बात करेंगे, बिहार की क्यों नहीं बात करेंगे? बिहार में करो ना तुम बात बिहार के हो तो। राजद कांग्रेस जदयू की भाई सरकार जहाँ मैं हूँ वही थी, तो देखूंगा। इन्हें समस्या नहीं था। आज भाजपा का सरकार आ गया, समस्या हो गया भैया, वो समस्या थी, होगा। पहले भी थी, अब अब भी रोड है। में गड्ढे नजर आएंगे, रोड में नाली नजर आएगी। अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि भाई, विनाश जवाब काले ले लूं मैं? विपरीत बुद्धि। सुनिए, ठीक, और पूत कुछ नहीं। कपूत करधन संचय, पूत कपूत पूत सपूत कर धन संचय, अपूत कपूत का धन संचय। जब पुत्र ही कपुत्र हो जाएगा तो धन संचय से धन चलो, संचय कभी नहीं संस्कृत हो में होगा, पाएगा। एक उर्दू में शैली। जवाब उर्दू में सुनो। हजरत इश्क नहीं, इनका कोई दोष नहीं, ये मोदी की भक्ति के नशे में है, इनको कोई होश नहीं। और सुनो, ये कह रहे हैं मोदी जी से कि मैं तेरी मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा, एक पल को होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। ठीक है, तो भैया इनकी कोई गलती नहीं है। ये कह रहे चंपारण की बात कर रहे हैं, बेंगलोर, अरे सारे देश की बात कर रहे हैं भाई। मोदी की सरकार पूरे देश में है, प्रधानमंत्री हैं वो देश के। जब सड़क की बात होती है तो केंद्रीय शासन की बात होती है, फिर तो भैया देश का केंद्रीय नेतृत्व निशाने में आएगा ना। फिर भैया मैं लोनी रहता हूँ, मुझे लोनी रोड दिखता है, मैं भाई बेंगलोर नहीं दिखता, मुझे बेंगलोर नहीं रहता दिखता। ठीक, तुम भैया चंपारण रहते हो, तुम्हें चंपारण दिखना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र का हूँ, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जिस क्षेत्र का वो उस क्षेत्र के लिए सवाल उठाए। मुझे जो मेरा क्षेत्र है, मेरे को नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली आना जाना, एनसीआर का क्षेत्र है, मुझे एनसीआर का मुझे पता है और एनसीआर की मैं बात करूंगा। जब मैं बेंगलोर गया ही नहीं तो मैं बेंगलोर की बात क्यों कर लूंगा? जब मैं राजस्थान गया ही नहीं तो मैं राजस्थान की बात क्यों कर लूंगा? एक बात। दूसरी बात, ये लोनी रोड भाई, चाहे मैं किसी भी जगह की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ये होना चाहिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लोनी रोड अगर नहीं बना तो नहीं बना, स्वीकार करो ना। तुम जबरदस्ती बंगाल क्यों गिना रहे हो? अगर रोड बंगाल में भी नहीं बना है तो मेरे लिए तो भाई वो भी गलत है, अगर बेंगलोर में नहीं बना तो वो भी गलत है। मेरे को तो जो दिख रहा है मैं उसका सवाल कर रहा हूँ। ये कह रहे यूपी की भाई, अयोध्या तुम देख रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र है, बहरामपुर क्षेत्र है, शांति नगर है, ये बमेटा है, तुम्हारा मकनपुर है, मैं सोइयो इलाके गिना सकता हूँ गाजियाबाद के, जहाँ ना जाना वहाँ सड़क नहीं है। हाईवे बन गया, NH-24 बन गया, लेकिन NH-24 के अगल बगल जो भी कॉलोनियाँ लगती हैं उनमें RCC रोड तक नहीं है, नालियों का विकास नहीं है। ठीक है, और छोड़ो नाली छोड़ो, ये गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर, नोएडा इतना हाईटेक जिला है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, इकोनॉमी डेवलप, यूपी की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ से जाता है। बावजूद इसके नोएडा के अंदर कितने सरकारी इंटर कॉलेज खुले इस शासन में? बता दें मुझे, पता है क्या कहेंगे? पिछले 10 सालों में तकलीफ नहीं थी। अरे भाई 10 सालों में जिसकी सरकार है हम उसी से सवाल पूछेंगे। इंटर कॉलेज बता दें, गौतम बुद्ध नगर जिला जो हाईटेक, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उसकी बात। कितने सरकारी अस्पताल खुले योगी सरकार में, वो बता दें। ठीक, उसके अलावा गाजियाबाद में बता दें। अब जवाब दीजिए। पहला सवाल, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का निर्माण कब हुआ था? पता है संजय इन्हें? गांधी ने बनाया, मायावती सन बता दो, सन बता दो। 1970 के आसपास था। नहीं है, आपके पास डाटा ही नहीं है। हाँ। इमरजेंसी देश में कब लागू हुआ था? लगा था नहीं जानकारी है। अरे भाई नोएडा की बात कर रहे हो, नोएडा बताओ ना। मैं घुमा के ला रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ। और मुझे सुनो नहीं ये जानकारी, तुम सुनो, बताओ मेरे। इन्होंने गलत डाटा प्रेजेंट किया। इन्होंने कहा 1970 में, इनकी डाटा है, नोएडा, हाँ 1970 में नोएडा बना। और नहीं, बनाया proposal कौन? कहाँ? आगे बताओ। राजीव गांधी, संजय गांधी, संजय गांधी उसका प्रपोजल। और सुनो, हाँ। उस समय संजय गांधी क्या थे? उस समय इंदिरा गांधी देश की नेता थी कांग्रेस की, और ये बना है। और सुनो, अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, बोलो, एक मिनट सुनो। और ये प्रपोजल जो है मायावती देवी के रीजन में पास हुआ है। मायावती देवी जब स्टेट गवर्नमेंट, हाँ स्टेट के, हाँ तभी सुनो, और तब जाके ये पास हुआ है। और पास हुआ है मायावती के समय में। मायावती के बाद मुलायम मुख्यमंत्री, अखिलेश मुख्यमंत्री, उसके बाद योगी मुख्यमंत्री। सवाल 76 नोएडा, ठीक है। 70 क्यों बोला? 70 क्यों बोला? 70 क्यों बोला? 70 में जवाब दो, 70 में जवाब दो, 70 में नहीं। इन्होंने कहा 1970, मैंने उस पर कंटेम्प्ट किया, उन्हें उस पर हमने पूछा, इन्होंने मोबाइल खोल के दिखा दिया, मैंने झूठ इसने बोला। झूठ बोला, चलिए बोला ना, प्रूफ हो गया। दूसरा बात, जब नोएडा प्राधिकरण का उद्घाटन हुआ, उस समय उद्घाटन करने वाली मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती देवी। मायावती देवी का टर्म कितना था? 5 साल। उसके बाद कौन आया? वो मुलायम सिंह यादव जी आए, टर्म कितना था? 5 साल, 10 साल जोड़िएगा। उसके बाद कौन आया? अखिलेश यादव, टर्म कितना था? 5 साल, 15 साल हुआ। उसके बाद कौन आया? योगी। और इन्होंने कहता है कि सिंह भी तो थे, कल्याण सिंह गायब कर दिया आपने। कल्याण सिंह भी थे बाबरी मस्जिद के टाइम पे, कल्याण सिंह के समय में। कल्याण सिंह, उसके लिए उसका डाटा छोटा था, इसलिए मैंने नहीं रख पाया। मैं कहता हूँ 15 साल के इंटरवल में आपको गाजियाबाद नहीं दिखा, और जब योगी आया ये शुरू हो गए भाई। जब
हम फैक्चुअल डाटा प्रेजेंट करेंगे, ओरली प्रेजेंट करेंगे, ये शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास डाटा मोबाइल से देख के बोलने वाला है। और मेरे पास जो डाटा है वो फर्जी है। तो 1970 क्या था, 1970 क्या था, 1970 भाई चीखेंगे क्योंकि आप पकड़े गए हो। दूसरा सवाल सुनिए, जुमला पकड़ा, दूसरा सवाल, जुमला 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 बजाओ ताली, जुमला जुमला जुमला। अरे बजाएगा बजाएगा, हम बता रहे कब। दूसरा सवाल इन्होंने किया, योगी जी के राज्य में इंटर कॉलेज खुले हैं कि नहीं? देखिए, योगी जी के राज्य में आप ये जाके देख लो। पहले सबसे पहले इंटर कॉलेज की तो मैं बात करूंगा। सबसे पहले विदेशी कंपनियों का कितना निवेश हुआ, नहीं नहीं नहीं, हम बात रखेंगे, हम उस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले उस डाटा पे जाके देखो निवेश कितना हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट की बात आप ही ने शुरू की थी। अनएम्प्लॉयमेंट मैं मानता हूँ, मैंने जो सवाल पूछा वो जवाब दीजिए। मैं उस पर भी जाऊंगा ना। आपने योगी जी से शुरू किया तो मैं योगी जी से ही ना। ठीक है, चलिए। आप सबसे पहले जाके देखो कि सबसे ज़्यादा निवेश किसने किया, किसके सरकार में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ। फिल्म सिटी सेंटर खुला, 4 लाख करोड़, ये मैं नहीं बोला हूँ, 34 लाख करोड़ अंकल जी बोल रहे हैं। चलिए, जब ये एम्प्लॉयमेंट, जब निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो बेरोजगारी दूर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने कहता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के इन्होंने पहले ही कहा कि वहाँ से कितने बच्चे MBBS कर लेते हैं। आप जाके ग्रेटर नोएडा में देखो, लॉयड कॉलेज, निम्स कॉलेज, वो MET कॉलेज, पता नहीं कितने सारे कॉलेज सरकारी कॉलेज है, हम बता रहे हैं, ये प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन सरकारी अधिग्रहण है ये। फी पता है आपको? MBBS करेंगे तो 5 लाख के आसपास है। सर, एक मध्यम परिवार का नहीं दे पाएगा? नहीं, कभी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। हम उस पर कंडेम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इतने सारे कॉलेजों को, नहीं, इतने सारे कॉलेजों को उन्होंने मौका दिया, ना ग्रेटर नोएडा। मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, ठीक है, मैं एक गरीब का बच्चा हूँ। मैं बिहार एजुकेशन लोन से मैंने 4 लाख का एजुकेशन लेके मैंने योगी जी के कॉलेज लॉयड से मैंने उत्तीर्ण किया B फार्मा का। मेरा सर्टिफिकेट AKTU से बन गया। AKTU को कंट्रोल करता है कौन? योगी गवर्नमेंट, योगी की एजुकेशन पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं अगर उस पर अगर सरकार काम कर रही है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हाँ, जवाब। अबुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी सेंट्रल के अधीन आती है, ठीक है। जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो स्टेट के अधीन नहीं आती, सबसे पहली बात। योगी कहाँ से चला रहे हैं? दूसरी बात, संजय गांधी ने नोएडा, देखो भाई कैमरे में देख लो, ठीक है, नोएडा की स्थापना संजय गांधी, ठीक है। मैंने कहा था 70 के आसपास हुआ था, सुनो, मैंने कहा था 70 के आसपास हुआ था, ठीक है। 70 के दशक की बात है ये, 70 से 80 के बीच में हुआ, 76 में। ये मायावती है। अरे मैं स्टेट, भाई कोई भी क्षेत्र बनता है, ठीक है, उसका एक संगठित एरिया अलग होता है। जैसे झारखंड बना, ठीक है, जैसे तुम्हारा उत्तराखंड बना, वो सेंट्रल की पॉलिसी से अलग होता है। राज्य के पास अधिकार नहीं है कि अपने भूभाग को अलग कर दो या जिला घोषित कर दो। वो अपने यहाँ विधानसभा में पारित करने के बाद संसद में पारित करती है, उसके बाद होता है भाई साहब वो, ठीक है। तब बिना, जब केंद्र की बात हो रही है, 1976 में संजय गांधी की पॉलिसी थी, मायावती उस टाइम पर, ठीक है, मुख्यमंत्री में थी, पद में थी, ठीक है भाई, वो ठीक है, मायावती ने डेवलप किया। लेकिन भाई पॉलिसी की बात हो रही, संजय गांधी, मैंने क्या गलत नाम लिया? चीखने लगे, चिल्लाने लगे। 70 की बात, मैंने 70 अप्रोक्स लगभग बोला था, मैंने 70 के आसपास बोला था मैंने, ठीक, 70 के आसपास बोला था मैंने, ठीक है भाई। एक पॉइंट पकड़ने के बाद, ठीक है, 70 मैंने भाई 6 साल का अंतर कर दिया, और ज़्यादा तो नहीं किया, ठीक है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो तुम तो 84 में ले जाने वाले थे, इंदिरा गांधी के हिसाब से। इंदिरा गांधी कब थी? ठीक है, अब सुनो भाई, तो गलत तो तुम भी थे, सही तो तुमने भी नहीं बोला, बोलिए आप। बोला तो। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, ठीक है, अभी इंटर कॉलेज ये गिना नहीं पाए, हॉस्पिटल ये गिना नहीं पाए। बात कर रहे थे तुम इंटर कॉलेज की, ये आ गए कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। अच्छी बात है भाई, योगी सरकार में इन्वेस्टमेंट हुआ। यूपी भैया तीसरी इकोनॉमी बन गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के तौर पर। लेकिन इन्हें ये भी तो समझना है कि भैया महाराष्ट्र अपनी जो इकोनॉमी देता है, वहाँ से जो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट उस रेवेन्यू का सिर्फ 19% महाराष्ट्र को वापस करती है। लेकिन यूपी एक ऐसा स्टेट है कि जितना रेवेन्यू सेंट्रल को मिलता है, उसका 3 गुना रेवेन्यू को वापस मिलता है यूपी को। यानी अगर 100 रुपये यूपी से आते हैं तो 300 रुपये केंद्र सरकार यूपी को देती है। महाराष्ट्र से 100 रुपये आते हैं तो 19 रुपये महाराष्ट्र को मिलते हैं। ये भी तो समझना पड़ेगा इन्हें भाई। यूपी तो इन्हें पता है, लेकिन डेवलपमेंट तो समझ लो। इकोनॉमिक्स नहीं समझते यार, तुम फार्मेसी वाले हो, ठीक है, तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं पता, तुम क्यों ज़बरदस्ती ज्ञान दे रहे हो? तुम्हें भैया ज्योग्राफी नहीं पता, क्यों पॉल साइंस नहीं पता, क्यों ज़बरदस्ती है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं मान रहा तुम्हें।
तुम्हें पता है, तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें नेता नगरी करनी, नेता गर्दी करनी, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सही को सही बोलो। ठीक, जो गलत है वो गलत है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो है, महंगाई है तो है, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है तो है, गलत कह रहे महंगाई भी नहीं है ना शायद मोदी राज में। महंगाई है। इन्होंने महंगाई पे बात की, मैं बात कर देना चाहता हूँ, महंगाई मोदी राज में नहीं है। हम बता रहे हैं कैसे नहीं, हम बताते हैं इसका रीज़न भी कैसे। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, मैं जब पहली बार डिबेट में आया तभी कहा कि जिस देश में भैया कहते हैं नेतागिरी, भैया से अच्छा नेतागिरी कोई नहीं करता है। इन्होंने कहा संविधान की मुझे कमी है। अरे मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे संविधान कैसे नहीं पता होगा? मुझे प्रियम्बल ऑफ कुछ महंगाई और महंगाई, बेरोजगारी। अरे रुको ना, सब कुछ बोलेंगे। अरे बोलो, यूपीएससी की सुनो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ ना, पहले मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अपनी बात। अरे ये अधिकार, संविधान के 6 मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन करेंगे, अरे ये क्वेश्चन करेंगे, हम करेंगे। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई। मैं बेरोजगारी, अरे रुको, बेरोजगारी पे मैं बात कर, अरे रुको, जिस देश में बाल मजदूरी पे कानून बनता हो, मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ बच्चा काम करते हुए पकड़ा जाए, आप उसे पकड़ के जेल भिजवा सकते हो, उसके गार्जियन को, उसके ऑनर को। क्यों भैया, आप बताओ ना, मैं क्यों? हाँ, भैया से पूछो क्यों, अब भैया से पूछो ना क्यों। क्या पूछ रहे हैं? बाल मजदूरी करे तो जेल भिजवा सकते हैं। अच्छा, बाल मजदूरी करना सही है? नहीं, मैं सही है, तुम सही मानते हो बाल मजदूरी? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, अब देखो, बेसिक बात है, तुम बेसिक बात पूछ रहे हो। जिस बच्चे की पढ़ने की उम्र है, जिस बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए, जिस बच्चे को चौतरफा विकास की जरूरत है, जिस बच्चे को स्कूल की जरूरत है, ठीक है, उसको तुम मजदूरी पे लगाओगे, सही है? गलत है ना? है तो भाई, तुम बाल मजदूरी को कह रहे हैं जहाँ बच्चे को नौकरी मिल जाती है। बच्चे को नौकरी स्किल के बेस पर नहीं मिलती है, बच्चे को नौकरी उसकी बेबसी के बेस पर मिलती है, बच्चे को नौकरी उसकी कम गरीबी के बेस पर मिलती है। और बेबसी और गरीबी को स्किल से कंपेयर मत करो कि बच्चों को नौकरी मिलने, बड़े के लिए नौकरी नहीं है। तुमने बिल्कुल गलत बोला ना भाई। सुनो, इन्होंने कहा, अरे बजा लो, पहले ताली बजा। इन्होंने कहा बच्चों को बेबसी पे नौकरी मिलती है, स्किल पे नहीं मिलती है। तो यही तो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि स्किल का डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलप होगा तो बच्चों को में जो ये बाल मजदूरी है वो खत्म होगी। और मैं कहता हूँ कि भारत ऐसा देश है जहाँ बाल मजदूरी पे कानून है, तो जहाँ बच्चों को मजदूरी मिल जाती है, वहाँ बुजुर्गों को कैसे नहीं मिलेगा, युवाओं को कैसे नहीं मिलेगा? और भैया के अनुसार ही स्किल का डेवलपमेंट होगा तो यंग को भी, यूथ को भी रोजगार मिलेगा। और बेरोजगारी कहाँ है? महंगाई भैया नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आज के समय में आप पीछे देख लो, आप जिस जगह पे खड़े हो, ये मार्केटिंग हब है। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होता तो घर के लोग खाने पे ज़्यादा ध्यान देते, पहनने पे नहीं देते, क्योंकि अटता ही नहीं ना पैसा, महंगाई इतना था। लेकिन लोग के पास आज सेविंग इतना ज़्यादा है और अपने सोर्स से बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि महंगाई है ही नहीं। लोग अपने खाली समय परचेजिंग में। हाँ, ये कहना चाह रहे मोदी राज में कोई महंगाई नहीं है। भाई जो ये कह रहा है उससे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। पूछो क्यों? क्योंकि देश, पूरी दुनिया बता रही है हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ है और इंडिया की इकोनॉमी कहाँ गिर रही है। ठीक है, ये 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की बात तो कर रहे हैं कि दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन इनको ये भी तो समझना है कि पूरे देश का पैसा, ठीक है, देश में कुल 95 लोगों के पास है, देश की 60% इकोनॉमी का पैसा, और 40% में 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है भाई, महंगाई तुम समझो, ये कह रहे हैं कि भैया स्किल नहीं है युवा के अंदर। भाई युवा में भर भर के स्किल है। रोजगार का विषय क्या समझते हैं? किसे नौकरी कहते हैं? अरे बच्चे में स्किल नहीं है भाई, युवा की बात कर रहे हैं। नौकरी युवा को चाहिए, बच्चे को नहीं चाहिए। 10 साल के बच्चे में स्किल थोड़ी आएगी, यू नौकरी चाहिए भैया। 18-20 साल का हो गया, उसको स्किल उसके अंदर है। दूसरी बात ये कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, लोग ले नहीं पा रहे, भाई ये भी झूठ है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल। जब मोदी जी की औकात और कैपेसिटी नहीं है 2 करोड़ रोजगार देने की, तो कहा क्यों? पहली बात। दूसरी बात, कह दिया तो माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे कि नहीं दे सकता? ठीक, फिर अगर 2 करोड़ नहीं दे सकते तुम यार 20 लाख ही दे दो, 2 लाख ही दे दो ना। ठीक, दे क्यों नहीं रहे भाई? रोजगार से मुराद समझ लो, किसी भी व्यक्ति को रोजगार क्या कहते हो तुम? जब कोई व्यक्ति रोजगार से अपनी जीवनी सही तरीके से पूरी करने के बाद अपनी इनकम का 30% सेव करने के कैपेबल होता है, उसको रोजगार कहते हैं। ठीक, रोज कमाने रोज खाने वाला जो है रोजगार तो है, मगर वो सफिशिएंट रोजगार की कैटेगरी में नहीं आता। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति अपनी आजीविका
सही तरीके से कमा ले। सरकार लोगों को आजीविका कमाने के साधन प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो सही अर्थव्यवस्था होती है। भाई मजदूरी कमाना खाना यार, तुम नहीं कमाओगे भीख मांग के खा लोगे। गुरुद्वारे में खाते ला जाने कितने लोग, तो इसका क्या मतलब सरकार खिला रही है क्या? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि एक देश में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 60 करोड़ युवा हैं। 60 करोड़ का 10% लोगों को तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जो पिछले 10 साल में नहीं मिली है। भाई वही सवाल है। तो यार तुम कह रहे हो इसके मतलब नौकरी तो नौकरी नहीं मिल रही, और देश के लोग देश के युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, सो अलग। यार गजब है यार, नौकरी नहीं मिली ठीक है, लेकिन सरकार तो सवाल तो महंगाई पे बोला इन्होंने, महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, बताओ पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े, ठीक है, सरसों तेल के रेट नहीं बढ़े, कहाँ बाकी चीज़ों के रेट ही नहीं बढ़े। मनी इन्फ्लेशन मैंने पहले ही बताया था, 2014 के 1 लाख रुपए, 2014 के 1 लाख रुपए 2024 में 4.5 लाख रुपए की वैल्यू रखते हैं, ठीक। लेकिन 2024 के जो 1 लाख रुपए हैं वो 2014 के 1 लाख रुपए के बराबर भी वैल्यू नहीं रख रहे, 70,000 रुपए के बराबर हो गए। तो ये हुई वैल्यू गिरी, मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको दूसरी भाषा में, लोगों को गुमराह कर दिया। इन्होंने कहा कि आपके आमदनी का 20% अगर आप सेविंग करते हैं तो वो क्या है, वो आपका इनकम है। आपने कहा ना रोजगार है, वो 20% आपका सेविंग होने से, आपने कहा ना ये अर्थव्यवस्था के अनुसार, इकोनॉमी के अनुसार बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के किए पापों को मोदी जी ने धोया है कि हाँ, बताता हूँ क्या। कौन कौन से पाप? जैसे कांग्रेस के समय में बेरोजगारी दर इतना ज़्यादा था कि लोगों ने सेविंग नहीं कर पाया, ठीक है। तो हाँ मैं बता रहा हूँ, अरे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीधे बोलिए। लेकिन मैं बताता हूँ, मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक कार्ड लागू किया, स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत आप 5 लाख तक का आप जाके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अरे हम बता रहे हैं, आप हमसे पूछिएगा भैया डाटा, भैया और सुनिए भैया, डाटा से बात करना, अभी डाटा पेट्रोल पर देखिए, पेट्रोल का जो रेट तय होता है भैया से पूछिए, वो वैट एक होता है टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो मैं कहता हूँ अगर पेट्रोल की दरें आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, और इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार कहा गया है अर्थव्यवस्था में कि जो राज्य का पेट्रोल का दाम होता है वो तय होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर वैट स्टेट और सेंट्रल दोनों बढ़ा रहे हैं तो आप एक काम करो, बंगाल में किसकी सरकार है, भैया बोल लेना जरा, बेंगलुरु में किसकी सरकार है, तमिलनाडु में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार, तो जहाँ जहाँ भाजपा गैर शासित प्रदेश है वहाँ वैट टैक्स खत्म कर दीजिए। 25% का वैट टैक्स है, पेट्रोल का दर कम हो जाएगा। जब दर कम हो जाएगा तो हम मान जाएंगे। तो एक बात बताऊं, 2014 में कच्चे तेल की प्राइस जो था वो $110 था प्रति बैरल 110, और अभी जो है 2023-24 की डेटा है $84 प्रति बैरल है। और 2014 में जो टैक्स जाता था ना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट 9 रुपये लेती थी। आज के टाइम पे जो पेट्रोल पे टैक्स ले रही है ना गवर्नमेंट, 33 रुपये ले रही है, 33 रुपये। देखिए बात 33 रुपये ले रही है। मैंने कहा ना स्टेट गवर्नमेंट पे भी, आप मोदी जी पे कहा दिया, उन्होंने 33% ले रहा है। भैया एक मिनट, 33 रुपया ले रहा है। मैं स्टेट वेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट वेट जो है वो भी उतने के ही हकदार होते हैं, तो वहाँ वो कम कर दें। भाई जिम्मेदारी तो सबकी ना बनती है। क्या बोल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोल रहे थे, लो दोबारा देखो कैमरे पे भाई साहब, ठीक है। 2013-14 के अंदर जो थी, ठीक है, 14 में 7.98% थी, ठीक है भाई साहब। और ये देख लो 2023 में 10.8%, अब तक की हाईएस्ट थी, यानी 11 के आसपास। कहाँ 8 के आसपास, कहाँ 11 के आसपास, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसकी सरकार में जाता है ये समझ लो, ठीक है भाई। जबरदस्ती यार गलत ज्ञान मत दो, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम समर्थक हो, किसी भी सरकार के समर्थक हो, लेकिन सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, ठीक है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट इस गवर्नमेंट में ज़्यादा है तो ज़्यादा है भाई। और रही बात पेट्रोल की कीमत पर जो टैक्स है, यकीनन इस गवर्नमेंट में ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा लगता है। डेवलपमेंट के मामले में भी कहा जाएगा भाई, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पिछली सरकारों से ज़्यादा हुआ तो हुआ है, ठीक भाई। जो इसने सही किया उसको सही बोलो, जो इसने गलत किया गलत बोलो, ठीक है। सड़कों का निर्माण हुआ, हाईवे बने, नितिन गडकरी का भाई एक्सीलेंस परफॉर्मेंस है, किया है तो किया है। लेकिन पेट्रोल के रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है तो ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है तो ज़्यादा है। इसके लिए सरकार से सवाल पूछा जाएगा। मोदी जी 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, कोई भी जवाबदेही नहीं दी है तो गलत है तो गलत है। पीएम केयर फंड का घोटाला, मोदी जी ने पूरे देश में एक राष्ट्रीय राहत आपदा कोष है, बार बार मैं बोलता हूँ, जब भी कोई विपदा आती है, परेशानी आती है, डिजास्टर आती है, बीमारी आती है, इसके लिए देश में एक फंड होता है, इमरजेंसी फंड है वो, राष्ट्रीय राहत आपदा कोष, ठीक। कि कुछ भी ऐसी स्थिति आएगी हम उससे पैसा निकाल के देश पे खर्च कर देंगे, ठीक। इसके बावजूद मोदी जी ने कोरोना आया तो एक फंड बना लिया जिसका नाम था पीएम केयर फंड, और पूरे देश से अपील करी कि पैसा दो। पूरे देश के लोगों ने पैसा भी दिया,
10 रुपये 20 रुपये, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी 100 रुपये दिए थे उसमें, ठीक, मेरे दोस्त ने भी दिए थे, ठीक, इसी तरीके से कई लोगों ने दिए थे। 130 करोड़ आबादी थी, मैं कह रहा हूँ इस देश ने 1-1 करोड़ भी दिया होगा तो 130 करोड़, 1-1 रुपये भी दिया होगा तो 130 करोड़ हो गया, ठीक। कुमार विश्वास जैसे लोगों ने दिया लाखों रुपए में, भाई बड़े बड़े उद्योगपति ने लाखों में दिया, ठीक है। मोदी जी ने मांगा, देश की भलाई के लिए मांगा, देश पे खर्च करने के लिए मांगा, कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है, विपदा में माना, ठीक है। लेकिन जब हमने फंड दिया वो तुमने कहाँ खर्च किया, उस पैसे को कहाँ लगाया? तो वक्त कहते हैं वैक्सीन क्या फ्री में बटी थी? अरे हम भी तो वही पूछ रहे हैं, वैक्सीन में लगा तो भी तो हिसाब चाहिए ना, ठीक। अगर तुमने खर्च किया तो हिसाब दे दो कि भैया 130 करोड़ में 20 करोड़ वैक्सीन में लग गए, 90 करोड़ अभी भी बचे हुए हैं। भाई उस फंड का क्या हुआ, क्या गोलमोल किया मोदी सरकार ने, कहाँ गया वो पैसा, आज तक पता नहीं। इसे कहते हैं करप्शन। लोग कहते हैं करप्शन फ्री सरकार है, ये सबसे ज़्यादा करप्शन है और तुम सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है, तुम सवाल नहीं पूछ सकते। तो भैया वो कहाँ गया पैसा, उसका जवाब, इनकी एक बात सुन लो यार, बस क्या बोल। देखो, ये देश के अंदर 12% ये देश की मलाई खा रहे हैं, ठीक है, 12%। जो बचे हुए हैं उसको हिंदू मुसलमान में बांट दिया है, ठीक है, और दूसरा 80% को राशन फ्री का दे के उसको मतलब अपाहिज बना दिया गया है। ये बताइए, मैं मेरी बात सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? है ये 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था प्राइम मिनिस्टर, वो कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? ना युवा परेशान, ठीक है, और किसान परेशान, यहाँ देश का खिलाड़ी परेशान। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं बर्बाद होने के लिए बर्बाद होने के लिए जुआ शराब की जरूरत नहीं है। आप बर्बाद होने के लिए बीजेपी को भी वोट दे सकते हो। क्या बोलेंगे? अरे जवाब तो सुन के जाइए, अरे भाग क्यों रहे हैं, जवाब सुन के जाइए। बोलिए। किसानों को सम्मान की बात की, किसान सम्मान निधि किसके सरकार में आया? किसके सरकार में आया? भाजपा के सरकार में आया। किसान सम्मान निधि भाजपा के सरकार में आया और प्रतिवर्ष भारत के जो किसान है उस सम्मान निधि का प्रयोग अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्होंने जब बात की, हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि राशन दे के उन्होंने लंगड़ा बना दिया। आपको पता है सबसे निचले स्तर के लोग, अभी गरीबी की बात हो रही थी ना, पॉवर्टी की, जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं वो कहाँ से लाएंगे? उन्हीं को तो दे रहे हैं, वो करके भाग गए। बात सुननी थी तो नहीं, ठीक है भैया, राशन किसको दे रहे हैं? भाजपा वालों को तो नहीं दे रहे हैं, भाजपा के मंत्री को तो नहीं दे रहे हैं, विधायक को तो नहीं दे रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको दे रहा है। अब तो नया नियम भी ला दिया है कि भाई जिनके पास कार होगा, बाइक होगा, वो उनको राशन नहीं मिलेगा। आप योग्य हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। आप उसके अगर अनयोग्य हैं, मतलब आप गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, मतलब किसी के द्वारा पोषित हैं, तो आपको राशन मिलेगा। तो ये एक तरह से हेल्पिंग नेचर है कि उसको मतलब वो क्या की डी प्रमोट किया ना, वो उन्होंने। आखिरी सवाल करूंगा, टाइम भी हो रहा है। 2024 में किसकी सरकार देखना चाहें, किस मुद्दे पर वोट करें, कौन सा मुद्दा है प्रभाव? भैया 2024 में सरकार को देखने की बहुत तरह की बातें हैं। सबसे पहले तरीका है विपक्ष। पहला चीज़ मैं एक प्रवक्ता के तौर पे नहीं, मैं एक नागरिक के तौर पे बोल रहा हूँ। राहुल गांधी कमजोर विपक्ष, इंडिया गठबंधन टूटते जा रहा है, लोगों से विश्वास हटते जा रहा है। आपके यात्रा करने से 4 राज्य में आप चुनाव हार गए, तो हम कैसे मान लें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? दूसरा, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। तीसरा, जो अरविंद केजरीवाल जिसको प्रमोट कर रहे थे, वो चोरी से भागते जा रहा है, हमेशा समन जारी किया जा रहा है, वो भागते जा रहा है। अब बता दो आप कि बचा कौन? मोदी जी। मुद्दा क्या है इस बार भैया? मुद्दे मोदी जी को लाएंगे। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ी इस बार की जो मुद्दा है वो स्किल डेवलपमेंट, मैंने पहले ही कहा, डिजिटल इंडिया मैंने पहले ही कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने पहले ही कहा, G20 से हुए जो हमारे देश के विकास है, ये सब मुद्दे हैं। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा, 370 बहुत बड़ा। अभी ये देखिए, आज 8 तारीख को मंदिर पर वोट करेंगे आप? मंदिर पर वोट करेंगे आप? मंदिर की लड़ाई है जो 35 सालों से 500 वर्षों से लड़ी गई है, तो लोगों के अंदर एक दर्द थी, एक पीड़ा थी। अगर वो चीज़ बाहर निकल के आई है, कई लोगों ने तो मैंने सुना कि वो अन्न त्याग दिए थे, पानी, जल और फल पे थे। तो अगर वैसे लोगों का अगर आस्था रहा है, तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी को इसका लाभ मिलेगा, धन्यवाद।